So question number 11, the ratio of frequency of fundamental harmonics produced by an open pipe to that of closed pipe is having the same length. हमें दोनों पाइप्स की गिवन लेंथ सेम है इस क्वेश्चन में. अगर मैं ओपन पाइप की बात करूं तो यहाँ हमारी स्टैंडिंग वेव्स कुछ इस तरह की बनती हैं. क्लोज पाइप में स्टैंडिंग वेव्स हमारी कुछ इस तरह की बनती हैं. लेंथ आर सेम. This is lambda by 4, so here we can write lambda by 4 equals to L. Here it is lambda by 4 plus lambda by 4, that is lambda by 2 equals to L. तो lambda यहाँ आ जाता है हमारा 2L, lambda यहाँ आ जाएगा हमारा 4L. फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है V by lambda, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ हो जाएगी V by 2L और यहाँ हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V by 4L. हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी का रेशो पूछा है, तो रेशो इन ओपन पाइप टू द क्लोज पाइप दैट विल बी V by 2L इज टू V by 4L. तो हमारा फ्रीक्वेंसी का रेशो जो आ गया है दिस विल बी 2:1. सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस. तो गॉस लॉ हमारा मैग्नेटिज्म में कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0. तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 एंड ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम आर 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.75 electron volt respectively. If incident electromagnetic radiation has incident energy of 2.2 electron volt, which of these photosensitive surface may emit photoelectrons? तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कराने के लिए हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो एनर्जी हम इंसिडेंट कर रहे हैं वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए. हमारी एनर्जी जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं दैट इज 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और यहाँ वर्क फंक्शन अगर हम तीनों ऑप्शंस में देखें तो वर्क फंक्शन सिर्फ सीजियम का वर्क फंक्शन इससे कम है, तो सिर्फ उस केस में हमारा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो सकता है. सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर. Next question is the minimum wavelength of X-rays produced by an electron accelerated through a potential difference of V volts is proportional to. यहाँ पे the minimum wavelength of X-rays produced by an accelerated voltage E is equal to hc by lambda. अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को एसलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V से, तो एनर्जी वी कैन राइट एज EV विल बी इक्वल टू hc by lambda. सो lambda इक्वल्स टू hc by EV. सो वी कैन से दैट lambda इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V. तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 12 वोल्ट 60 watt lamp is connected to the secondary of a step down transformer whose primary is connected to AC mains of 220 volt. Assuming the transformer to be idle, what is the current in the primary winding? हमारे पास फॉर्मूला आता है V in primary divided by V in secondary equals to I in secondary divided by I in primary. जहाँ पे प्राइमरी इज IP इज करंट इन प्राइमरी कॉइल, IS इज करंट इन सेकेंडरी कॉइल, V इज पोटेंशियल डिफरेंस इन प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज फॉर सेकेंडरी कॉइल. हमें गिवन है, हमें यहाँ क्या गिवन है, दिस इज फॉर सेकेंडरी. ये हमें सेकेंडरी की पावर और वोल्टेज गिवन है. तो V secondary is given. Vs equals to 12 volt. Power in secondary equals to 60 watt.
और पावर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Vs इंटू आई एस। यहाँ से हम सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट निकाल सकते हैं। 60 इक्वल्स टू 12 आई एस विल बी 5। और हमारे पास और क्या गिवन है, Vp इज गिवन एज 220 वोल्ट। हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। 220, Vp is 220, Vs is 12 equals to Is हमने निकाल लिया है equals to 5. We can find Ip from here. That will be so if we find Ip, it will be this will come around 3/11 एम्पेयर। तो अगर हम अप्रोक्सीमेट इसे देखें तो इट विल बी 0.27 ampere. So option number 4th will be the correct answer. Next question. If light travels a distance x in time t1 in air and 10x in time t2 in another denser medium, what is the critical angle for this medium? तो ये critical angle पे क्वेश्चन है। एक डेंसर मीडियम से लाइट ट्रेवल कर रही है एक रेयरर मीडियम जो कि हमारा एयर है और ये हमारा डेंसर मीडियम है। क्रिटिकल एंगल के केस में लाइट रिफ्रैक्ट करके ग्रेज करती हुई चली जाएगी सरफेस को, तो हमारा रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सपोज मैं मान लेता हूँ कि एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू ए और मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैं म्यू एम मान लेता हूँ। तो म्यू एम विल बी c बाय वेलोसिटी इन मीडियम m, म्यू ए विल बी c बाय वेलोसिटी इन एयर। यहाँ पे c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और अगर मैं निकालूं va और vm की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो मैं निकाल सकता हूँ। va डिस्टेंस ट्रेवल्ड x इन टाइम t1 इन एयर, तो यहाँ से मैं वेलोसिटी इन एयर निकाल सकता हूँ x बाय t1। और सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम, तो हमें मीडियम में भी मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ 10x डिवाइड बाय t2। यहाँ से अगर मैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करता हूँ, सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं इस एंगल को a जो कि हमें फाइंड करना है, तो म्यू m इंटू साइन a विल बी 1 इंटू नॉट 1 म्यू a इंटू साइन 90 डिग्री, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन a की वैल्यू हमारी आती है म्यू a डिवाइड बाय म्यू m। और मैं म्यू ए और म्यू एम की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी। तो म्यू ए इज सी बाय वी ए, तो म्यू ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सो वी कैन राइट वी ए वी एम। वी ए की वैल्यू हमने फाइंड की है x बाई t1 और वी एम की वैल्यू जो है वो है 10x बाय t2। सो दिस विल कम आउट 10 t1 बाय t2। तो हमारा जो क्रिटिकल एंगल आ गया दैट इज साइन इनवर्स 10 t1 बाय t2। सो ऑप्शन नंबर 3rd will be the correct answer. Next question. A metal wire has mass of 0.4
प्लस माइनस हमें मेटल वायर के मास के अंदर मेजरमेंट, मास के मेजरमेंट में एरर दी गई है, रेडियस के मेजरमेंट में एरर दी गई है और लेंथ के मेजरमेंट में एरर दी गई है. द मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी विल नियरली बी. हमें निकालनी है कि डेंसिटी के मेजरमेंट में कितनी मैक्सिमम पॉसिबल एरर हो सकती है. तो डेंसिटी का हमारा जो फॉर्मूला आता है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम को मैं यहाँ लिख सकता हूँ एरिया इनटू लेंथ, एंड एरिया ऑफ अ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर एल. तो यहाँ से अगर मैं परसेंटेज एरर का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो दैट विल बी डेल्टा रो बाय रो, दैट इज डेंसिटी विल बी, यहाँ r की पावर 2 है तो 2 इंटू डेल्टा r बाय r प्लस डेल्टा m बाय m प्लस डेल्टा l बाय l. ठीक है, यहाँ डेल्टा r की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा r विल बी 0.001 डिवाइड बाय रेडियस हमें गिवन है 0.3 प्लस डेल्टा m विल बी 0.002 डिवाइड बाय मास गिवन 0.4 प्लस डेल्टा l is 0.02 डिवाइड बाय 5. सो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है दैट विल बी 0.016. परसेंटेज एरर निकालने के लिए इसे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 1.6%. ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर यंग्स डबल स्लिट experiment, two statements are given below. If screen is moved away from the plane of slits, angular separation of the fringes remains constant. Statement first हमारी given है कि अगर हम स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस, स्क्रीन को दूर लेके जाते हैं तो एंगुलर सेपरेशन सेम रहेगा. देखो एंगुलर सेपरेशन क्या होता है, मान लो दिस विल बी द एंगुलर सेपरेशन. हमारी फ्रिंज विड्थ क्या आती है, d लैम्डा बाय d. सपोज मैं एक फ्रिंज विड्थ के लिए इसको एप्लीकेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हमारी फ्रिंज विड्थ विल बी d लैम्डा बाय d. दिस इज नोन एज एंगुलर सेपरेशन, दिस डिस्टेंस इज d. अगर मैं ये एंगल को स्मॉल लेता हूँ तो हमारा जो एंगुलर सेपरेशन दैट विल कम आउट as d lambda by d divided by d, capital D. This d will cancel, lambda by d. तो जो हमारा angular separation है that is depending on wavelength and slit, distance between slits, right? जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एंगुलर सेपरेशन होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी बिटवीन स्लिट्स उतना ही ज़्यादा एंगुलर सरफेस एंगुलर सेपरेशन होगा. तो हमारा स्टेटमेंट 1 विल बी द करेक्ट बिकॉज हमारा एंगुलर सेपरेशन इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द distance between screen and slits. But statement second बोल रहा है कि if the monochromatic source is replaced by another monochromatic source of larger wavelength, the angular separation of fringes decreases. This statement is wrong because wavelength बढ़ने पर angular separation बढ़ रहा है और यहाँ option में दिया है decreases. So this statement is wrong. So our correct option will be statement first is true but statement second is false. Option second is correct. Next question, half life of a radioactive substance is 20 minutes. In how much time the activity of substance drops to 1/16 of its initial value. हमें ये देखना पड़ेगा कि 1/16 कितनी हाफ लाइफ में होगा. तो 1/16 को हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 4 और एक हाफ लाइफ में 1/2 जाता है तो n हाफ लाइफ में 1/2
16 जाएगा, तो हम यहाँ से कंपेयर करके n इक्वल्स टू 4, तो n इक्वल्स टू 4 मतलब 4 हाफ लाइफ लगेंगे 1/16 होने के लिए। हमें हाफ लाइफ गिवन है 20 मिनट्स, so this will be 80 minutes. Option number 3 will be the correct. Next question, the equivalent capacitance of the system shown in the following circuit. हमें इस सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये दो यहाँ हम देख सकते हैं, ये दो कैपेसिटेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो इन दोनों का कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगा, दैट विल बी 6 माइक्रोफैरड। और ये दो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे 6 इंटू, तो हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस विल बी 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 प्लस 6, हमारा आंसर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर।